जनसंज्ञान में आपका स्वागत है। मैं दिलबाग सिंह धनखड़। अभी आपने देखा होगा कि हमारी आर्मी ने और हमारी सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से एक युद्ध की रणनीति बनाई और पाकिस्तान को पहलगाम हमले के बाद 2.5 दिन के अंदर ही उनको घुटनों पे ला दिया। यानी कि जो युद्ध चला वो 2.5 दिन में ही हमारी आर्मी ने, हमारी एयरफोर्स ने जो पाकिस्तान को 2.5 दिन के अंदर ही घुटने पे ला दिया और सीज फायर करने पे मजबूर कर दिया। उधर हमारे देश की जो एक अर्थव्यवस्था है उसने भी बहुत ही लंबी छलांग लगाई है। यानी कि इन सबको अगर आप जोड़ेंगे, कनेक्ट करेंगे तो इसमें विश्व का बहुत बड़ा एक आपको षड्यंत्र दिखाई देगा। यानी कि भारत जो है चौथी अर्थव्यवस्था आपको बन गया है। पता होगा IMF के कई दिन पहले ही आंकड़े आए हैं कि भारत ने जापान से ये दर्जा हासिल कर लिया है। अब जापान जो है 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है और भारत चौथे नंबर पे आ गया है। हालांकि जापान से थोड़ा ही आगे है लेकिन आगे है। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि भारत की जो बढ़ती अर्थव्यवस्था से भी कई देशों में खलबली थी, खासकर चाइना और अमेरिका। इन दो देशों की धड़कनें बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी कि भारत को किस तरह से रोका जाए, क्योंकि इन सबको पता है कि भारत के अंदर वो कैलिबर है, भारत के अंदर वो योग्यता है, भारत के लोगों में और भारत की जो एक अर्थव्यवस्था में योग्यता है कि वो आराम से कल को अमेरिका और चाइना को टक्कर दे सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए भी कई लोग चाहते थे कि हमारे जो देश की सेना है या हमारा देश है वो पाकिस्तान के युद्ध में उलझ जाए और काफ़ी लंबे समय तक युद्ध ये चलता रहे। जैसे भी आपने देखा होगा कि इजराइल भी काफ़ी दिनों से हमास के साथ लड़ रहा है गाज़ा पट्टी में, और ये रसिया कितनी बड़ी कंट्री होते हुए भी एक छोटे से यूक्रेन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। ये सब एक बिजनेस का या एक समझो अर्थव्यवस्था की लड़ाई होती है। आजकल जो सेना जो है वो ऑटोमेटिक हथियारों से लड़ती है, आमने सामने बहुत कम जाती है, जिससे कि क्या होता है कि केवल पैसे की बर्बादी ज़्यादा होती है और जो है कि एक अर्थव्यवस्था पर ज़्यादा इसका सीधा असर पड़ता है। लेकिन हमारे देश की सेना ने इस लड़ाई को तुरंत एक इस तरह से इतने अटैकिंग मूड में लड़ा कि 2.5 दिन के अंदर ही पाकिस्तान की सेना घुटनों पर आ गई और उन्होंने सरेंडर कर दिया। सरेंडर मतलब उन्होंने हथियार डाल दिए कि भाई आप हमसे सीज फायर कर लीजिए। जैसे 1971 में 93,000 सैनिकों की हमारी भारतीय सेना ने पैंटें उतारी थी पाकिस्तान की सेना की, इसी तरह से इस बार भी समझो ऐसा ही हुआ है, उससे बल्कि बुरा ही हुआ है। उस समय तो लड़ाई कभी लंबी चली थी, लेकिन इस बार तो 2.5 दिन के अंदर ही पाकिस्तान की सेना ने हथियार डाल दिए और बोला जी सीज फायर कर लो। हमारी सेना ने भी, हमारी सरकार ने भी अच्छा डिसीजन लिया, भाई इनसे लड़ने का कोई फायदा तो है नहीं, ये तो भूखे नंगे हैं, कहीं ना कहीं से तो थोड़ी बहुत भीख मिली जाएगी, अपनी अर्थव्यवस्था को भी क्यों खराब किया जाए, अपनी व्यवस्था को भी क्यों बिगाड़ा जाए। इस प्रकार जो हमारे देश की सेना ने और सरकार ने एक सीज फायर का जो फैसला लिया उसका भी एक हमारी जो अर्थव्यवस्था पर बड़ा अच्छा असर रहेगा, जिससे कि हमारी अर्थव्यवस्था खराब नहीं होगी। और इसी का कारण है कि कई दिन पहले ही IMF ने डिक्लेयर कर दिया है कि भारत अब विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है। बहुत अच्छी बात है हमारे देश के लिए, हमारे हर नागरिक देशवासियों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि भारत अब विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है। लेकिन अब आप देखिए कि इसने ये भारत ने जो दर्जा हासिल किया है जापान से किया है। यानी कि अभी तक देश को आज़ाद हुए करीब 77 साल हो गए और जापान भी हमसे आगे था बहुत। मैं कोई वैसी बुराई की लहजे में नहीं कह रहा हूँ, मैं केवल इस वजह से कह रहा हूँ कि जापान की पॉपुलेशन और जापान का क्षेत्रफल और जापान की जो एक जोग्राफिक उनकी जो कंडीशन है वो हमसे बहुत ज़्यादा पीछे है। लेकिन फिर भी जापान हमसे बहुत आगे था, अर्थव्यवस्था में जापान हमसे बहुत आगे था। अब जापान का जो क्षेत्रफल आप लगा लीजिए, हमारे भारत के क्षेत्रफल के केवल 11.5% है। यानी कि लगभग हमसे हम 10-11 गुना हमसे बड़े हैं। अब इसी तरह से आप लगा सकते हैं कि पॉपुलेशन के हिसाब से भी जहां हमारी पॉपुलेशन 140 करोड़ को क्रॉस कर चुकी है, वहां जापान की पॉपुलेशन केवल 1.25 करोड़ के आसपास ही है। और वहां पर जो भूकंप जितने आते हैं, मुझे लगता है कि इतने भूकंप शायद किसी भी देश में आते हों। ये भी आंकड़ा वो सबके सामने है कि जापान के अंदर इतने ज़्यादा भूकंप आते हैं, लेकिन फिर भी जापान अपने आप को बहुत जल्दी से, बहुत अच्छी तरह से, मजबूती से रिकवर करता है सॉरी, और अपनी अर्थव्यवस्था को खराब नहीं होने देता और वहाँ के नागरिक बहुत जल्दी अपने देश को संभाल लेते हैं। और अभी आपने कई दिन पहले देखा होगा कि मोदी जी ने भी एक हमारे देश के नागरिकों से
व्यापारियों से एक रिक्वेस्ट करी है, एक मैसेज दिया है अभी गुजरात से 2-3 दिन पहले ही, कि भाई इस बार हमें चाइना के माल का बायकॉट करना चाहिए, उनका इंपोर्ट नहीं करना चाहिए। तो इसका भी सीधा असर जो हमारी एक अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। अगर हम जापान खासकर चाइना के माल की बायकॉट करते हैं तो ये भी हमें आगे अर्थव्यवस्था बढ़ाने में बहुत बड़ी मदद करेगा, क्योंकि चाइना के अंदर जो भी मटेरियल तैयार होता है वो खास कोई उपयोगी नहीं होता है, लेकिन फिर भी हमारे जो व्यापारी है उनको खरीदते हैं और हमारी देश की जनता भी उसको खरीदती है। कहते हैं कि चाइनीज़ माल ज़्यादा तो चलता है नहीं, वो इसलिए सस्ता भी ले लेते हैं, खरीद लेते हैं, और हमारे देश में कूड़े का ही उसमें एक समस्या पैदा होती है। लेकिन अभी जो व्यवस्था का जो सिस्टम बना हुआ है, चाइना की व्यवस्था भी ज़्यादा इस टाइम अच्छी नहीं है। अभी कल का ही एक पेपर में आया है कि चाइना अब जितने लोगों को जितनी कंट्रीज़ को चाइना ने लोन दिया था, उन सबसे अब चाइना जो अपना लोन रिकवर कर रहा है, मांग रहा है उनसे वापस। हालांकि अभी तक चाइना ने कभी ऐसा नहीं किया, किसी को लोन देकर अब ना देने की बजाय लोन उनसे वापस मांग रहा है। इसका मतलब चाइना की व्यवस्था में भी, अर्थव्यवस्था में भी कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही है, और जो चाइना को थोड़ा सा अपने आप को स्टेबल करने में भी थोड़ी दिक्कत महसूस हो रही है। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए मोदी जी ने अनाउंस कर दिया है कि भाई हमें भी चाइना के माल का जो है उसका इंपोर्ट नहीं करना चाहिए, उस माल को हमें बहिष्कार करना चाहिए। तो इससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा मजबूत होगी। जब मोदी जी ने ये अनाउंस किया है तो इस पर एक जापान के अंदर भी एक बार ऐसा ही हुआ था कि जापान के प्रधानमंत्री ने भी वहाँ की जनता से एक रिक्वेस्ट की थी कि भाई आप जो अमेरिका का सामान आता है उसका बहिष्कार कीजिए। तो आप यकीन करिए, एक छोटी सी घटना है कि अमेरिका ने जब जापान में हिरोशिमा में, नागासाकी में बम डाला था, एटम बम डाला था, तो उसके बाद उन्होंने वहाँ कुछ संतरे भेजे थे। तो अमेरिका ने कुछ जापान में संतरे भेजे थे कि भाई ये संतरे वहाँ की जनता इस्तेमाल करे और हमारे देश की इकोनॉमी मजबूत हो। लेकिन वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे उस टाइम उन्होंने जनता से रिक्वेस्ट की, अपील की कि देखिए हम जो अमेरिका के संतरों को आने से तो नहीं रोक सकते, लेकिन अपनी जनता से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो इनको ना खरीदें, अपने देश के ही हम संतरे खाएं। हमारे देश के संतरे चाहे छोटे भी हैं, खट्टे भी हैं, महंगे भी हैं। अब आप सोच सकते हैं जापान की जनता ने केवल अपने देश के संतरों का उपयोग किया। वो उनके संतरे अमेरिका के संतरों के मुकाबले में छोटे भी थे, खट्टे भी थे और महंगे भी थे, लेकिन उन देशभक्त लोगों ने अपने देश के माल का, अपने देश के सामान का, संतरों का उपयोग किया, और अमेरिका का जो संतरा आया हुआ था बाकी सारा संतरा सड़ गया और दोबारा से अमेरिका ने फिर वहाँ कुछ नहीं बेचा। तो इस तरह से जो एक जापान के लोगों में देशभक्ति है या राष्ट्र को सर्वोपरि मान के चलते हैं, इसी की बदौलत है या इसी के कारण जापान एक छोटा सा देश होते हुए भी, भौगोलिक दशाओं में घिरा हुआ भी और क्षेत्रफल में भी घिरा हुआ भी, फिर भी बताइए इतने आगे विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था का दर्जा उसको हासिल था। वह क्यों था कि जापानी लोग जो है बहुत मेहनती होते हैं और अपने देश को प्यार करते हैं। अपने देश की जो सरकार से वो कभी कुछ लेने की कोशिश नहीं करते, वो देने की कोशिश करते हैं कि हमने देश को हम क्या दे रहे हैं, हम देश से क्या ले रहे हैं ये नहीं देखते, वो हम देश को क्या दे सकते हैं ये उनकी एक सोच होती है। और जिसका कारण है कि आप ये भी अंदाज़ा देख सकते हैं कि छोटा देश होने से, पॉपुलेशन कम होने से अर्थव्यवस्था का कोई मतलब नहीं है। चाइना की पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, उनकी अर्थव्यवस्था, उनकी जो पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, उनका क्षेत्रफल भी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी वो अमेरिका से आगे नहीं निकल पा रहे। तो इसका एक सीधा कारण ये है कि लोग जब तक अपने देश का इस्तेमाल, प्रोडक्शन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, किसी भी देश की इकोनॉमी मजबूत नहीं होगी। चाइना ने खुद कई बार कहा है कि मैं आज तक टाटा ने एक बार बोला था कि मैं आज तक किसी चाइनीज़ को एक अपनी कार नहीं बेच पाया। तो इसका भी एक कारण है कि चाइना जो इतनी आगे निकल रहा है कि वहाँ के लोगों में भी ये है कि हम अपने ही देश का माल खरीदेंगे और उसी को इस्तेमाल करेंगे। किसी भी देश के साथ आप चाइना का जो बिजनेस का आप देख सकते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का आप अंतर देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा होता है। तो इसका कारण ये भी है कि जापानी और चाइनीज़ लोग भी अपने देश का ही ज़्यादा माल खरीदते हैं। तो मुझे लगता है कि जो मोदी जी ने जो रिक्वेस्ट किया, जो अनाउंस किया है कि हमें वही चाइनीज़ माल का बहिष्कार करना चाहिए, वहाँ से कम हमें माल को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहिए, जिससे कि उनके हमारे जो देश की जो पैसा है, अर्थव्यवस्था है, वो मजबूत हो, हमारे देश का पैसा बाहर ना जाए। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि इस समय अमेरिका
अमेरिका भी बिल्कुल हमसे खार खाए बैठा है। अभी 2 दिन पहले उसने बोला भाई एप्पल को, भाई अब हमें इंडिया में अब आईफोन वो नहीं बनाएंगे, अब हमारे यहाँ बनाएंगे, 25% मैं ड्यूटी लगा दूंगा उसके ऊपर। और कल ही बोला है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि जो भी विदेशी अपने देश को पैसा भेजते हैं, अमेरिका में पढ़ते हैं, नौकरी करते हैं, उन पर मैं 5% टैक्स लगा दूंगा। उसमें भी भारतीयों को बहुत बड़ा एक पैसा वहाँ से आता है, उस पर भी वो टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं। तो इस तरफ देखेंगे कि हर कंट्री चाहती है कि किसी भी तरह से भारत जो है और आगे ना बढ़े। खतरा है उनको, चाइना को और अमेरिका को पूरा खतरा है कि कल को भारत भी जो है कि सुप्रीम पावर बन के ना खड़ा हो जाए, एक विकसित देश ना बन जाए। इसलिए वो उसको कहीं ना कहीं भारत को घेरने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये हमारे देश के नागरिकों का दायित्व है कि हम अपनी सरकार की बात माने और जो चाइना के माल को तो पूर्ण तरह बायकॉट ही करें। क्योंकि आप खुद भी देख सकते हैं, जो भी माल चाइना का हमारे घर में आता है, कुछ दिन बाद वो कूड़ा ही बन जाता है और फिर हमारी एमसीडी के लिए भी वो एक प्रॉब्लम बन जाती है कि इस कूड़े को कैसे एडजस्ट करें, कहाँ फेंकें। क्योंकि ज़्यादातर प्लास्टिक का होता है कूड़ा। वो प्लास्टिक को चाइना जो है किसी न किसी रूप में अपने देश से बाहर निकाल देता है और फिर उस देश के लिए वो कूड़े का एक कारण बन जाता है। तो अभी आप देखेंगे कि आने वाले समय में अभी दिवाली का त्यौहार आएगा और भी त्यौहार आएंगे, हमारे फेस्टिवल्स आएंगे। उससे पहले मोदी जी ने सभी व्यापारी से रिक्वेस्ट करी है कि इस बार चाइना से कोई भी मूर्ति किसी तरह की भी या कोई भी दिवाली का आइटम बिकने वाला होता है उसको ना मंगाएं और अपने देश के ही अपने लोकल लोगों का जो उसको है व्यापार को बढ़ावा दें और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करें। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब इस वीडियो पर बने रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।